हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाते हैं और ये जो प्रक्रिया है नए नए शब्द बनाने की, ये चलती रहती है और इस प्रक्रिया को शब्द रचना प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। शब्द रचना के लिए हमें मूल या रूढ़ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाए जाते हैं और दो रूढ़ शब्दों में समास की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है। इस आधार को मानते हुए जो शब्द रचना का निर्माण है वो तीन प्रकार से होता है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग द्वारा। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि नेता, अभिनेता, तो नेता क्या है? जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं वो सब क्या है? नेता, जो हमारे देश पर शासन करते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। अभिनेता, अभी जो है उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वो आगे जुड़ते हैं हमेशा। कोई भी शब्द है उसके आगे जब हम कोई भी दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है। अब हम नेता में अभी जोड़ देंगे तो ये अभिनेता बन जाता है। और अभिनेता होता है जो एक्टर्स होते हैं, जो मूवी बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, ठीक है, फिल्म्स बनाते हैं, वो सब क्या हैं? अभिनेता होते हैं। जैसे शिक्षित, शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा, अशिक्षित या अनपढ़। तो शिक्षित में हम जब आ जोड़ देंगे तो ये क्या है? उपसर्ग उसमें जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अनपढ़। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल शब्दों में जो रंगीन, यहाँ पर हमें अभी जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आ, अन, ये सब जुड़े हैं, इनसे शब्द में एक परिवर्तन आया है और ये क्या है? उपसर्ग है। हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग के प्रयोग से जो मूल शब्द का अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। वो शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम कहा जाता है, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव भी कहा जाता है, और उर्दू फारसी के उपसर्ग जिन्हें आगत विदेशी कहा जाता है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, जैसे कि उपसर्ग है अति और इसका अर्थ क्या है? अधिक। अति यानी कि अधिक, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उदाहरण है अतिरिक्त, अत्यंत, अतिक्रमण आदि। ठीक है। जैसे हम और कोई देखते हैं, यहाँ पर है परि, तो चारों ओर, इसका क्या, परि का क्या अर्थ होता है? चारों ओर या अधिक। तो यहाँ पर परि जब हम देखेंगे तो चारों ओर, अधिक, इसके क्या है? ये शब्द है कि परि से क्या क्या शब्द बनते हैं: परिचय, परिश्रम, परिभाषा, परिपूर्ण, इस तरह से शब्द बनते हैं। अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी जैसे कि आ, तो आ का मतलब है यहाँ पर अभाव, यानी कि किसी चीज़ की कमी या फिर कुछ भी कमी होना। ठीक है। अटल, अचूक, अथक, अटूट, इस तरह से इसके शब्द होते हैं। उसके बाद है उपसर्ग, स्व प्लस एक और उपसर्ग अभी प्लस शब्द। कभी कभी दो उपसर्ग भी जुड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं स्व और अभी। तो शब्द क्या है? हमारा मान, और जब हम इनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? स्वाभिमान। ठीक है। तो कभी कभी आपको ध्यान रखना होगा कि दो उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे कि अल। अल का मतलब है यहाँ पर निश्चित, अलबेला, अलबत्ता आदि। अब हम करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जब भी शब्द के अंत में कोई शब्द लगता है या ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। नए शब्दों की रचना में प्रत्यय भी अहम भूमिका निभाते हैं और ये शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कि पान वाला। पान क्या है? पान जो है एक पत्ता होता है पेड़ का, ठीक है, उसे पान कहा जाता है या पान का पत्ता भी कहा जाता है। तो जब हम उसे पान कहेंगे और हम उसमें वाला जोड़ देंगे तो वो पान वाला बन जाएगा। ठीक है। दूध प्लस वाला, दूध वाला। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के मूल रूप धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है, जिसमें वो संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे कि पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू।
छल प्लस आवा, छलावा। अब यहाँ पर प्रत्यय हमें दिए गए हैं आ, ठीक है, हम उससे शब्द बनाएंगे। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा? शब्द के आखिर में, और उपसर्ग हमेशा पहले लगेगा। तो आ, बैठा, भूला, देखा, सोचा, समझा, ये सब क्या है? प्रत्यय है। जैसे कि या, खोया, पाया, बोया, लाया, ठीक है, ये सब क्या है? प्रत्यय। उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद प्लस ई, इलाहाबादी। बुरा प्लस आई, बुराई। अब यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं, ई, बंगाली, अमीरी, ईमानदारी, गुलाबी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होता है कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, और इसके कौन से शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग या कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे का, पाठक, नाटक, लेखक, उदाहरक, ठीक है। उसके बाद आते हैं उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ प्रत्यय, जैसे कि दान, कमलदान, पानदान, रोशनदान, ठीक है। ईश, फरमाइश, कोशिश, आजमाइश, ये ज़्यादातर क्या है? अरबी फारसी के शब्द हैं। तो इसी तरह से उनमें भी जिस तरह के शब्द होंगे, ये उर्दू फारसी के शब्द हैं, तो उनमें प्रत्यय भी उसी तरह से लगता है उर्दू फारसी का। उपसर्ग और प्रत्यय का जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस प्रत्यय। उपसर्ग क्या है हमारे पास? उप। मूल शब्द है यानी कि जो शब्द है हमारे पास वो है कार, और प्रत्यय है का, तो ये क्या बना? उपकारक। तो आपको ध्यान देना होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय साथ में भी जुड़ सकते हैं। साथ में तो कभी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि शब्द के पहले उपसर्ग होगा और बाद में प्रत्यय होगा। जैसे कि बद चलन ई, बद चलनी। उसके बाद दो प्रत्ययों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो दया प्लस लू प्लस ता, दयालुता। तो यहाँ पर दो प्रत्यय हैं हमारे पास। दया जो है एक अलग शब्द है, उसमें हम लू और ता जोड़ेंगे तो दयालुता बन जाएगा। भारत प्लस ईय प्लस ता, भारतीयता, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में जो अंतर है वो क्या है कि वो शब्दांश जो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग, तथा वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक समास, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, वाक्य को छोटा कर देना। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही सामासिक शब्दों का निर्माण होता है, और इस प्रकार से दो पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप करने से दोनों पद जो हैं वो पास पास आ जाते हैं। जैसे कि राजा का महल तो राजमहल, सेना का पति तो सेनापति। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा शब्द एक साथ मिलते हैं और वो एक समासिक शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि जब, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हाँ तीन शब्द हैं हमारे पास, राजा का महल, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास एक छोटा शब्द आ रहा है, वो क्या है? राजमहल। तो जब ये एक समासिक शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि एक छोटा शब्द बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो उसको समास कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आता है राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, हम तीन शब्द लिखेंगे, उससे अच्छा है कि हम इनको जोड़कर एक ही शब्द बना देंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को समास कहते हैं। अमृत की धारा, अमृत धारा। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि समास प्रक्रिया में जब दो शब्दों का मेल होता है तो उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न हो जाते हैं, इनके अलग अलग हो जाते हैं, और इनके मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों से अलग हो जाता है उसका अर्थ भी। जैसे कि देशवासी, तो इसमें दो शब्द हैं, देश और वासी। जब इनका मेल हुआ तो इन दोनों शब्दों के जो अर्थ हैं वो अलग हैं, ठीक है। देश क्या है? देश एक अलग शब्द है और वासी एक अलग शब्द है। अब ये देशवासी बन गया तो ये क्या है? इनका जो अर्थ है वो बदल गया, ठीक है। उसके बाद है समास विग्रह, कि हम समास का हमने जोड़ना तो सीख लिया है ना, कि भाई राजा का महल है तो उसको जोड़ के राजमहल बन गया।
लेकिन हमें अगर इन्हें अलग करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? जब समासिक शब्दों को फिर से पहले वाली अवस्था में अलग करके लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। महाराजा, महान है जो राजा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद है समास रचना। समास रचना में 2 शब्द पद होते हैं जिनमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के मेल से बना हुआ शब्द समसत पद कहलाता है। जैसे कि पूर्व पद क्या है, यानी कि पहला पद जो है वो है गुरु, ठीक है। उत्तर पद है दक्षिणा, और जब हम इनको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? गुरु दक्षिणा। समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। आता है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और जो बाकी के पद होते हैं, जो समसत पद होते हैं, वो भी अव्यय का काम करते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे कि हम सफ़र, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? सफ़र का साथी। तो एक तरह से इसमें विशेषता बताई गई है। क्रिया विशेषण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, अव्यय यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए क्या है? अव्ययी भाव समास है। सपरिवार, परिवार के साथ। उसके बाद है तत्पुरुष समास। इस समास का जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है, और तत्पुरुष समास इसको कहा जाता है जिसमें कि समसत पद बनाते समय प्रसर्ग का, से, पर आदि लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि पूजा घर, तो पूजा का घर, का जो है वो लुप्त हो गया, गायब कर दिया, तो क्या बन गया इसको मिला के? पूजा घर। गुब्बारे वाला, गुब्बारे को बेचने वाला, तो को बेचने जो है यहाँ पर हटा दिया गया है, तो ये क्या बन गया? गुब्बारे वाला। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो को हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए, सामग्री के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं: कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में 2 स्थितियां होती हैं, जिसमें कि पहली है जब समसत पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि नील कमल, नील जो है विशेषण है और कमल विशेष्य है, ठीक है। दूसरा, जिस समसत पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे कमल नयन। उसके बाद है जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अब ये तो हो गए हमारे विशेषण विशेष्य वाले, ठीक है, कि प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अब आते हैं उपमेय और उपमान वाले। चंद्रमुख, जिसमें कि उपमा की जाती है, बराबरी या एक तरह से तुलना आप बोल सकते हैं, तुलना की जाती है, ठीक है। तो उपमेय उपमान वाले में चंद्रमुख, चंद्र के मुख समान मुख, यानी कि क्या है? समानता दिखाई गई है कि भाई चंद्र के समान मुख। चरण कमल, कमल के समान चरण। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, जैसे शताब्दी, 100 शत वर्षों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में जब हमें अंतर करना हो तो किस तरह से उसमें वो किया जाता है, ठीक है। कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो कमल नयन, कमल के समान नयन, ये क्या है? कर्मधारय है। समानता दिखाई गई है, उपमेय उपमान यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि दोनों में एक ही चीज़ है, लेकिन अब आपको देखना होगा कि ये कर्मधारय है या बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय में क्या है कि विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान होते हैं, और बहुब्रीहि में किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या था हमारा? कमल नयन, कमल के समान नयन,
तो यहाँ पर समानता जो उप में उपमान वाला है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये क्या है, कर्मधारय हो गया। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु, तो विष्णु की तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है, तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीले हैं जो अंबर, कर्मधारय है। पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास है।